हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एन पी एनालिसिस। तो जैसा आपको पता है हम GS3 की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि GS3 में भी इकोनॉमी पोर्शन की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। अब वो कॉपी चाहे किसी यूपीएससी टॉपर की हो, चाहे किसी यूपीपीसीएस टॉपर की हो, कॉपी हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे कि एमएसएमई वाला टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो आज ये कॉपी जो है वो सिद्धार्थ गुप्ता सर जो है SDM रैंक 1 यूपीपीसीएस 2023 में, उनकी कॉपी हम डिस्कस करने वाले हैं। और उनकी कॉपी में क्या लिखा, कैसे लिखा, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप समझिएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन कभी कभी क्या कहना चाहता है, आपको क्या लिखना होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। MSMEs आर कंसिडर्ड एज ए ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, एनालाइज द चैलेंज फेस्ड बाय देम, गिव योर रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपको तीन चीज़ें समझ आई इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनालाइज द चैलेंज, यानी कि एमएसएमई के चैलेंज पूछे। दूसरा आपसे रिकमेंडेशन पूछी। ये दो चीज़ें आपको डायरेक्ट समझ आ गई। तीसरी चीज़ क्या समझनी है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक लाइन दी हुई है, और वो लाइन क्या है, एमएसएमईज आर कंसिडर्ड एज ए ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, ये वाली लाइन। अगर आप नए एस्पिरेंट हो तो आपके मन में क्या है, यार ये लाइन तो दे दी, इस लाइन का कोई मतलब थोड़ी है, कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। नहीं, ये लाइन भी, एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में कोई भी एक लाइन, अगर मान लो 5 लाइन का क्वेश्चन है ना, तो 5 लाइन में से एक भी लाइन ऐसी नहीं होती जिसका कोई वैल्यू नहीं होती, जिसे आप इग्नोर मारें, जिसे आप अपनी बॉडी में उसका डिस्कशन ना करें। कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं होती पेपर में। तो ये भी जैसे दिए इसने, एमएसएमई आर कंसिडर्ड एट ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, यानी कि आपको ये लाइन भी जस्टिफाई करनी है कि हाँ एमएसएमई जो है बॉटम ऑफ पिरामिड के ट्रेजर हैं, मतलब खजाना है पिरामिड के निचले भाग में। इकोनॉमिक पिरामिड की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक पिरामिड की बात हो रही है, ठीक है। तो उस सेंस में यस, यानी कि आपको तीन चीजें जस्टिफाई करनी है। एक तो ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड है, एक चैलेंज और एक रिकमेंडेशन। अब इससे आपको क्वेश्चन की थीम तो समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन की थीम है किस बेस्ड पे, बताओ किस बेस पे क्वेश्चन की थीम, जल्दी। तो क्वेश्चन की थीम जो है वो MSME पे। अब आपको MSME की फुल फॉर्म भी पता होगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और अगर आपने अच्छे से मेंस की तैयारी करी है, आप अच्छे से मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको MSME से रिलेटेड कुछ डाटा याद होने चाहिए, ये कंपलसरी है। ये क्या है, कंपलसरी। अब आप बोलोगे सर भाई MSME से रिलेटेड कौन सा डाटा हो सकता है, तो MSME से रिलेटेड 3 डाटा है जो अपन को याद रखना है। पहला, MSME 30% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, 30% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, MSME लगभग मैन्युफैक्चरिंग में 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, मैन्युफैक्चरिंग में MSME लगभग 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा डाटा क्या है, MSME लगभग 40% या मोर देन 40%, बोलूँ मैं ग्रेटर देन 40% एक्सपोर्ट का हिस्सा होते हैं। यानी कि अगर मोर देन 40% एक्सपोर्ट जो है वो MSME के थ्रू किया जाता है। तो ये क्या है, ये MSME का एक डाटा है जो आपको लिखना है पेपर के, और स्पेशली ये पार्ट आपके इंट्रो प्लस बॉडी के फर्स्ट पोर्शन में आ जाना चाहिए, यानी कि टीचर को पता रहे कि हाँ भाई आपको MSME के बारे में पता है। जनरली एक और चीज़ बता दूं, कोई क्वेश्चन MSME के खाली चैलेंज पे या MSME में कुछ नया इनिशिएटिव हुआ उस पे, तो आप MSME के इंट्रो में ये चीज़ लिख सकते हो, ये MSME का इंट्रो भी बन जाएगा। ये वाला जो मैंने डाटा बताया है आपको, ये MSME का इंट्रो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलो ये चीज़ समझ आई कि इंट्रो में क्या लिखना है MSME के में। MSME के इंट्रो में हमेशा यही 3 चीज़ लिखनी है, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा MSME का इससे बेहतर कोई इंट्रो हो ही नहीं सकता कि आप डाटा के साथ शुरुआत करें कि MSME का रोल क्या है। MSME की वहाँ डेफिनेशन लिखने मत बैठ जाना, वो वाली जो आप लिखते हो ना, वो 5 करोड़ फिर 10 करोड़ वो ऐसे करके जो एक डेफिनेशन है ना, वो वाली डेफिनेशन मत लिख देना MSME। मैंने बहुत सारा देखा है कि माइक्रो में इतना है, स्मॉल में इतना है, मीडियम में इतना है, नहीं करनी वो चीज़। आपको MSME पूरा एक सेक्टर लेके चलना है, ये वाली बात करनी है, जब तक स्पेसिफिकली वो वाली चीज़ पूछी ना जाए। अब इनका आंसर पढ़ लेते हैं थोड़ा। इन्होंने लिखा है MSME कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट,
29% ऑफ जीडीपी अभी 30 हो गया एंड 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। देखो वही जो डाटा मैंने बताया। अब आप में से पता है बहुत सारे लोग क्या बोलोगे, अरे तैने ना पहले इसकी टॉपर्स को भी पढ़ ली होगी, तैने उसके बाद डाटा बताया है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा, नहीं भाई, एमएसएमई का आप किसी भी टॉपर कॉपी का इंट्रो उठा के देखोगे, या जो बंदा अच्छा मेंस लिखता है जीएस3 का उसका इंट्रो उठा के देखोगे, एमएसएमई का यही इंट्रो है। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एमएसएमई पे दुनिया में कोई सा क्वेश्चन आ जाए 5 सेकंड सोचने में नहीं लगानी, इंट्रो में ये लपेट देना है। समझे, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर ये इन्होंने खुद से ऐड कर दिया, दे आर बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि 2 लाइन छोटी लग रही होंगी तो इन्होंने बोल दिया कि बेस इंडियन इकोनॉमी का इंक्लूसिव ग्रोथ है। अब देखो इन्होंने लिख दिया बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इससे कनेक्टिविटी क्या है कि बॉटम ऑफ पिरामिड कैसे है, ये बात अब आपको यहाँ पे लिखनी है। इन्होंने क्या लिखा है, बॉटम ऑफ पिरामिड में अराउंड 60 मिलियन एमएसएमईज आर देयर। और कोई अगर यूपीपीसीएस वाला है तो उसे पता होनी चाहिए कि 96 लाख एमएसएमईज, कितनी बोल रहा हूँ मैं, 96 लाख एमएसएमईज यूपी में ही एस्टेब्लिश्ड है, और यूपी इसमें नंबर 1 है। ये यूपीपीसीएस वालों के लिए था, यूपीएससी वालों के लिए डाटा नहीं था, लेकिन वो भी ऐड कर सकते हैं कहीं जाके, कि जैसे यूपी की कहीं बढ़ाई करनी हो या कहीं एमएसएमई के अच्छे इनिशिएटिव्स दिखाने हो, तो देखो भाई यूपी इसमें अच्छा करता है, ये देखो 96 लाख एमएसएमईज बना दिए यूपी ने। तो वो चीज़ डाटा आपको पता है तो आपको ऐड करने की जो एक क्षमता है वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। फिर क्या है भाई इनका नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूज चेन ऑफ पॉपुलेशन, ये इन्होंने लिखा है। और मैं आपको बताऊं कितने, लगभग आप ये समझो कि मोर देन, मैं बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, मोर देन 10 करोड़ पीपल, मोर देन 10 करोड़ पीपल एमएसएमईज में जॉब करते हैं, एमएसएमईज से रिलेटेड है। आप समझ दो कितना बड़ा एक अच्छा वो है डाटा। हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेक्स थ्रू एक्सपोर्ट्स, अभी एक्सपोर्ट्स में मैंने आपको बताया ही था, जैसे कितना 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, जो इन्होंने डाटा ऊपर लिखा है। अब आप समझे मैं एक और चीज़ क्या बताना चाहता था, बॉटम ऑफ पिरामिड इन्होंने जस्टिफाई किया कि बॉटम ऑफ पिरामिड क्यों है। दूसरा, इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी बना दिया, ऐसे बॉक्स में बना के ऐसे तीर तीर करके एक स्ट्रक्चर भी आ गया, यानी कि एक डायग्राम रूप भी दिख गया। बोलो हाँ जी ना जी, ये चीज़ समझ आई। अच्छा अब आप क्या लिखोगे, यानी कि देखो आपने इंट्रो लिख दिया एमएसएमई का, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, फिर आपने ये लाइन जस्टिफाई कर दी कि बॉटम ऑफ पिरामिड पे एमएसएमई यस हैं, इसीलिए हैं, रीजंस बता दिए। अब आप अगली लाइन में क्या लिखोगे, चैलेंज फेस्ड बाय देम, बोलो हाँ जी ना जी। अब आप चैलेंज लिखोगे तो आप चैलेंज पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, कॉपी बाद में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ बता दो जल्दी से, चैलेंज जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे ना, टॉपर्स कॉपी पढ़ने का एक नुकसान बताऊँ क्या है, नुकसान बता दूँ, फायदा नहीं बता रहा। हम जनरली उस टॉपर के माइंडसेट की तरह सोचने लगते हैं, नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको अपनी क्रिएटिविटी लूज नहीं करनी, ठीक है। टॉपर्स कॉपी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जो टॉपर ने लिखा है वही आप लिखने की कोशिश करो, जो टॉपर ने जैसा लिखा है ऐसा लिखने की कोशिश करो, नहीं। टॉपर का कंटेंट देखो, ये देखो उसकी इंटेंशन क्या है लिखने की, ये देखो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है लिखने का, वहाँ से वो चीज़ें समझो, लिखो अपना, समझो अपना, वहाँ से देखो डाटा कहाँ ऐड हो सकता है, ठीक है, डाटा कौन सा याद रखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स नए इसने लेके आए अच्छे, जो अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो चीज़ अपने को याद करनी है टॉपर्स कॉपी से। ऐसा नहीं टॉपर कॉपी ने वैसे ही आप भी तो सर मैं तो सेम ऐसे लिख के आया था जैसे सिद्धार्थ गुप्ता सर ने लिखा था, मुझे तो नंबर नहीं मिले, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो ऐसा लिख के आया था जैसे सृष्टि देशमुख ने लिखा था, मुझे जब भी नंबर नहीं मिले, भाई नहीं मिलेंगे, उनका लिखने का तरीका, सोचने का तरीका वो उनका ओरिजिनल है, जहाँ तुम कॉपी पेस्ट मारोगे वहाँ फंस जाओगे। चलो चैलेंज पे बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, एमएसएमई इतनी सारी है ना, लेकिन आपने सुना है कभी कि एमएसएमई रजिस्टर्ड है बहुत सारी, नहीं सुना होगा। यानी कि क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। पहला पॉइंट क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर है एमएसएमई, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये ही है अपने आप में एक बहुत बड़ा, बोलो हाँ कि ना, कि इनफॉर्मल सेक्टर है। दूसरा चैलेंज क्या है, अब एक चीज़ बताओ, कोई भी एक इंसान फैक्ट्री खोल ले, एमएसएमई बन जाएगी, यानी कि अब उसे ऐसा थोड़े बैंक में बोलेगा जी मैंने फैक्ट्री खोल ली लोन दे दो, वो तो लोन नहीं मिलेगा, यानी कि लैक ऑफ एसेस टू फाइनेंस, बोलो है कि नहीं ये वाली चीज़। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मोर देन ग्रेटर देन 20 लाख करोड़ का, सुन लेना इस डाटा को, 20 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, समझ दो,
कितना बड़ा क्रेडिट गैप है, 20 लाख करोड़ का। तो एमएसएमई के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ना बैंक लोन देता ना कोई लोन देता। अब बैंक लोन क्यों नहीं देता, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि भैया हाई रिस्क पे है मामला, हाई रिस्क पे है कि नहीं है, हाई रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपी हो जाएगा तुरंत, है ना। पता पड़े कल को ओनर साहब ही हिमालय में चले गए एमएसएमई के, पता ही नहीं पड़ती क्या होना है, ठीक है। तो हाई रिस्क, इसीलिए बैंक भी लोन नहीं देते, इसीलिए 20 लाख करोड़ का एक क्रेडिट गैप भी बन जाता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। आपने बोला यार जब पैसा ही नहीं है तो फिर उसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, यानी कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। एक अगला पॉइंट क्या बन गया आपके पास, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये सारे पॉइंट आपको ब्रैकेट में बंद करने होते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वो टीचर वीचर भी नहीं है, एक पीयर ग्रुप टाइप है, यानी कि आपको आपकी गलतियाँ बता दी जाएंगी कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, आप भी दूसरों की गलती बता दो, ठीक है जी। तो डेली वो बीसी हो जाती है, तो वो याद रखना है, समझे नहीं समझे, तो वो चीज़ अपने को याद रखनी है ना। अब उसके बाद मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ भाई, तो फिर टेक्नोलॉजी एक दिक्कत हो गई, ठीक है जी। अब टेक्नोलॉजी के बाद नई प्रॉब्लम क्या है, आपने बोला यार ये भी बात सही करी, है ना। फिर टेक्नोलॉजी के बाद आप क्या बोलोगे कि यार जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बर्डन भी होते होंगे, रेगुलेटरी हर्डल्स भी होते होंगे। हर्डल्स लिख लो या हाँ बर्डन लिख लो, यानी कि बर्डन हर्डल्स क्या, जैसे जीएसटी कॉम्प्लाइंस है ना। बहुत सारे लोग तो जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं कराते, महंगी पड़ती है, जीएसटी कॉम्प्लाइंस हो गया। एनवायरनमेंट लॉ हो गया, कौन मानेगा यार, गांव में एक फैक्ट्री खुल दी है, तुम्हें लग रहा है वो एनवायरनमेंट लॉ मान रहा है, तुम्हें लग रही है वो कि धुआं नहीं जलाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, ये भी एक चैलेंज है एमएसएमई का। या फिर कभी कभी क्या होता है, एमएसएमई शहर वहर में खुल जाए, तुरंत वहाँ छापा पड़ जाता है, पता पड़े एक ही दिन हलवाई की एक एमएसएमई बनाना चाह रहा था, है ना, तुरंत वहाँ वो फूड ऑफिसर पहुँच गए, बोले बेटा लाओ हमें भी कुछ खिलाओ, मतलब मिठाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो चीज़ें दिक्कत हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। अब आप यहाँ पे केस स्टडी डालना चाह रहे हो, मान लो, है ना, आपका मन है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, बहुत सारे बच्चों का मन होता है, हमें से सॉरी एस्पिरेंट्स का मन होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो अभी आपको पता होगा इंडिया ने अभी आपको पता होगा एक कार्बन क्रेडिट स्कीम चला रखी है ना, कार्बन क्रेडिट स्कीम, ठीक है, आईसीटी बोलते हैं इंडियन रेफरेंस में। तो अभी यूके के साथ एक पैक्ट हुआ है, यूके के साथ एक पैक्ट हुआ है कि अगर आप कार्बन टैक्स इंडिया में दे देते हो तो यूके में वो आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि कार्बन टैक्स दे कौन रहा है, समझ, यहाँ समस्या यहाँ है। आप डिसाइड कैसे करोगे कि हाँ यूके के हिसाब से कार्बन टैक्स दिया जाता है, तो यानी कि एक और दिक्कत क्या आई, एक्सपोर्ट प्रॉब्लम। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एक्सपोर्ट प्रॉब्लम है ना। तो एक्सपोर्ट जो एक रिलायंस है वो भी हमारी एमएसएमई की करते बेशक एक्सपोर्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल, प्राइस हाइकिंग सिस्टम, काउंटर ड्यूटीज़, ये बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, टोबिन टैक्स, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, बोलो हाँ जी ना जी। अब ये चैलेंज तो आपको समझ आ गए, अब इनके सर के चैलेंज पढ़ लेते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। एक लेबर इशूज़ भी है कि लेबर लॉज में दिक्कत आ जाती है, ठीक है जी। चलो भाई, है ना, तो इनके चैलेंज पढ़े, बोलो हाँ कि ना। चलो भाई, मैंने आपको विद डाटा बताया ना, और चैलेंज या विद एग्जाम्पल बताया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ ऐसे ही लिखनी है, इससे भटक मत जाना। तो चैलेंज क्या है पहला, हाँ एक और चीज़ समझ लो चैलेंज में यार, कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, लैक ऑफ ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, लैक ऑफ ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, है ना, वो कैपेसिटी बिल्डिंग देख के ध्यान है, 3 चैलेंज एक साथ। तो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डिलेड पेमेंट वाला इशू है एक, डिलेड पेमेंट वाला इशू है एक एमएसएमईज के साथ, है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप लिख सकते थे अपने। अब सोचो मैंने आपको 7-8 चैलेंज तो मैंने ही बता दिए, अब एमएसएमई में इससे ज़्यादा कुछ आ जाएगा क्या पेपर में, नहीं आएगा भाई। चलो भाई, लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बिल्कुल है जी, ठीक है। फिर क्या दिखाया है इन्होंने, एमएसएमईज जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से थोड़ा ड्वार्फ एमएसएमईज हो जाती हैं, यानी कि ड्वार्फ का मतलब छोटी रह जाती हैं वो, ठीक है जी। तो साइज ऑफ एमएसएमई हैज़ नॉट इंक्रीज एज दे मे लूज देयर इंसेंटिव, तो उनका साइज बढ़ता नहीं है तो वो अपने इंसेंटिव भी खो देते हैं। आपको पता है ना गवर्नमेंट एमएसएमई पॉलिसी 2017 के तहत, ये यहाँ लिख दो यार, है ना, अंडर एमएसएमई पॉलिसी 2017, ठीक है। तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये दिक्कत चल रही है। फिर एक कुछ लेबर लॉज की दिक्कत आती है एमएसएमई को, यार अब एमएसएमई से बोल दे कोई, मान लो कि आप ना जो मैटरनिटी लीव है वो दो औरतों को, समझ लो मैटरनिटी लीव है, क्रैची फैसिलिटी है ना, ये सारी जो वुमेन है उनको प्रोवाइड कराओ। यार आप एक चीज़ सोचो, एमएसएमई की खुद महीने की इनकम 5,000 रुपये है अभी,
है ना, समझ रहे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं समझ रहे, और वो फिर एक छुट्टी भी दे दे, और जिससे छुट्टी दे दे, जिस मदद को उसकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये, एमएसएमई तो खुद ही घाटे में चली जाएगी, वो ऐसा क्यों करेगा। तो लेबर लॉज जो है वो भी एमएसएमई के लिए दिक्कत देते हैं। ये बस मेरे एक समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर क्या इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, तो ये क्वेश्चन इन्होंने 2020-22 में आया होगा, इन्होंने लिखा होगा 2030 का है, तो 22 के आसपास कोविड चल ही रहा था, तो एक डिमांड शॉक सप्लाई होती है, तो वो निश्चित रूप से कोविड इम्पैक्ट था। फिर अच्छा देखो, अब जैसे इन्होंने इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एक करंट अफेयर से रिलेटेड कर दिया, मैंने आपको कौन सा बोला था करंट अफेयर से, यूके इंडिया पैक्ट रिलेट करने को बोला है, तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, करंट अफेयर से कुछ ना कुछ रिलेट करते रहो अपने क्वेश्चन में, सीधे साधे स्टैटिक पे भी मत रहो, कुछ दिमाग लगाओ आसपास। डिलेज इन गवर्नमेंट पेमेंट टू एमएसएमईज, ये पॉइंट मैंने बताया था आपको। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, ये इन्होंने लिख दिया। इनफॉर्मल नेचर, ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना, इनफॉर्मल नेचर ऑफ एमएसएमईज, ये हम बात कर चुके हैं, बाकी फिर मैंने इसमें बहुत सारे बताए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है, ठीक है जी, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है, एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर मैंने लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस बताया था, ग्रेटर देन 20 लाख करोड़ क्रेडिट गैप जो बताया था, है ना, एनपीएस है, हाई रिस्क बोरोवर्स हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी भाई, अब इससे भी ज़्यादा क्या सुनोगे चैलेंजेस में, ये तो बहुत सारे चैलेंज हो गए। अब बात रिकमेंडेशन की कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं भी पेपर में आप चैलेंज लिख रहे हो, क्या बोला मैंने, कहीं भी पेपर में आप चैलेंज लिख रहे हो तो आपको रिकमेंडेशन लिखना कंपलसरी है। रिकमेंडेशन लिखना क्या है, बोलो जोर से, कंपलसरी है। रिकमेंडेशन लिखना क्या है, बोलो जोर से, कंपलसरी है। यानी कि चैलेंज लिखा है तो आगे का रास्ता बताओ, ये नहीं चैलेंज लिख के भग जाओ, चाहे बे फॉरवर्ड आप ऐसे करके ना, बे फॉरवर्ड लिख के 2-3 ही पॉइंट लिखो, जगह कम है, पर लिख के जरूर जाओ, ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें तो रिकमेंडेशन पूछे क्वेश्चन में सीधे सीधे, ये देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो लास्ट वाली लाइन, है ना, गिव योर रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड, तो रिकमेंडेशन तो अपने को पता नहीं है। एक चीज़ याद रखो, स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले इंट्रो लिखा आपने 3-4 लाइन में, फिर हमेशा एक ऐसे हेडिंग आएगी, हमेशा एक ऐसे हेडिंग डालो, ठीक है जी, या कोई डायग्राम बना दो तो कोई डायग्राम डालो, है ना, लेकिन फिर डायग्राम के बाद ऐसी हेडिंग डालो। कभी भी इंट्रो के बाद सीधे पॉइंट्स लिखने शुरू मत करना, हेडिंग में बताना आप क्या लिख रहे हो, और हेडिंग कम से कम 2 डालनी है। एक तो जैसे इसने चैलेंज पूछा तो चैलेंज की हेडिंग डाल दी, फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन की हेडिंग डाल दी, ठीक है, फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन की हेडिंग डाल दी, ठीक है जी। तो अब यहाँ रिकमेंडेशन कौन कौन से हो जाएंगे बताओ पहले, सबसे पहले रिकमेंडेशन, एक तो क्रेडिट रिफॉर्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना उनको क्रेडिट कम मिलता है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई क्रेडिट रिफॉर्म कर ले, इसके लिए एक उद्यम स्कीम भी चलाई गई है, उद्यम स्कीम इसके लिए चलाई गई है, एमएसएमई इसके लिए। आपने बोला ठीक है, फिर मैंने बोला टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, तो आपने बोला चलो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर लो, उसके लिए आपको पता होगा इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन चलाया जा रहा है, बोलो हाँ जी ना जी। फिर आपने बोला ये भी तैने बात कर ली, फिर मैंने बोला रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, तो उसके लिए अच्छी एक चीज़ बता दूँ, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है ना, कहीं भी रेगुलेटरी हर्डल आए किसी भी क्वेश्चन में, एमएसएमई हो, कंपनी हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम रट लो, ये लिखना ही लिखना है, बोलो हाँ कि ना, ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। फिर अगर आपसे मैंने बोला देखो, जैसे इसमें बोला था कि बॉटम ऑफ पिरामिड है ना, ट्रेजर है बॉटम ऑफ पिरामिड का, यानी कि वहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं आप, है ना, हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है, हमारी स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है। इसके लिए क्या है, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना, आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे मेरी, कि मैं हर एक में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ स्कीम्स बता के चलता हूँ, तो ये पेपर में आपको लिखनी है, पेपर में आपको लिखनी है, ऐसे नहीं मैं बता के चल रहा हूँ आपको स्किप मारनी है, पेपर में लिखनी है भाई, नंबर जब भी मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। फिर क्या बताया मैंने आपको, मार्केट एक्सपोर्ट में दिक्कत बोली थी, तो आप बोलोगे हाँ यार बोली तो थी कुछ इसने, तो यानी कि मार्केट एक्सपोर्ट में रिफॉर्म्स करो, जैसे कि एक जेडईडी सर्टिफिकेशन स्कीम चलाई गई है एमएसएमई के लिए, जेडईडी सर्टिफिकेशन स्कीम, तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जिनसे आपका आंसर बहुत अच्छा हो सकता है, यानी आपको लग सकता है कि हाँ भाई इसने आंसर मेरा अच्छा बना दिया। इन्होंने क्या लिखा है, क्रेडिट, एक एक्सटेंडेड क्रेडिट गारंटी लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है ना, ये मैंने नहीं बताया पर ये अच्छा पॉइंट है। ये देखो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, है ना, जेडईडी सर्टिफिकेशन वाली जो बात कर रहे थे, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम, ठीक है जी। फिर मोर एमएसएमईज टू जीईएम पोर्टल है, ये और नए इनके रिकमेंडेशन है। वाई चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई की, ये तो चेंज हो गई है, तो अब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना। तो ये चीज़ें, बाकी जो इन्होंने 3-4 रिकमेंडेशन लिखे हैं, मैंने भी आपको 4-5 बता दिए, तो अगर आप दोनों में चाहो तो आपके पास 7-8 रिकमेंडेशन हो गए, याद कर लो, रट लो, आगे बढ़ो। अब बात आती है कंक्लूजन की, जिसमें हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंक्लूजन के मैंने आपको 3 पॉइंट्स तो बता रखे हमेशा, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, और सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है जी,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इक्विटी, इक्वलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। इंट्रो में हमेशा रट लो। अब एमएसएमई का क्वेश्चन है तो एमएसएमई को आप इंट्रो को किस चीज़ में रिलेट कर सकते हो, यानी कि एमएसएमई क्या कर सकता है। तो एमएसएमई में आप दिखा सकते हो कि देयर इज ए नीड टू प्रोवाइड एडुकेट सपोर्ट टू एमएसएमईज। क्यों? क्योंकि अगर एमएसएमई होगा तो निश्चित रूप से लाइवलीहुड जनरेट होगी, है ना, जनरेट लाइवलीहुड होगी, ठीक है जी। फिर और क्या होगा, कम्युनिटीज़ जो है वो एम्पावर होंगी, एम्पावर कम्युनिटीज़ होंगी, है ना, एम्पावर कम्युनिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो होगा। और क्या हो सकता है, और इनोवेशन से ड्राइव हो सकते हैं, ड्राइव इनोवेशन। तो ये एमएसएमई का एक अच्छा सा, किसके लिए ये सारी चीज़ें किस क्या ले जाएंगी लास्ट में, फोर। अच्छा, इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ इंट्रो में लिख दिया था तो इन्होंने कंक्लूजन में लिखा। अगर आप इंट्रो में नहीं लिखते तो आप कंक्लूजन में लिखते हो, फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। बोलो हाँ जी ना जी। ये वाला क्वेश्चन एमएसएमई पे समझ आया कि नहीं आया। अब इन्होंने क्या लिखा है एक बार इनका भी देख लेते हैं हल्का सा। इन्होंने लिखा है कि नीड एडुकेट सपोर्ट टू एमएसएमई, डोमिनो इफेक्ट जो है वो रियलाइज्ड हो सकता है अदर सेक्टर्स इकोनॉमी लाइक बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है यार। जब एमएसएमई बॉटम है, जब एमएसएमई बॉटम है तो ऊपर कुछ भी हो सब में एमएसएमई का फर्क पड़ेगा ही। ये भी एक अच्छा है। लेकिन जो मैंने बताया जनरेट लाइवलीहुड, ठीक है जी, एम्पावर कम्युनिटीज टू ड्राइव इनोवेशन, आप वो भी लिख सकते हैं। उस पर भी आपको फुल नंबर, मतलब जितने मिलने होंगे उतने नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो ये थी एक आज की आपके सामने एमएसएमई का क्वेश्चन। और अगर आप सच में उनसे राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद जैसा मैंने बीच में बोला, अगर आपने स्किप नहीं मारी हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर आप कोई भी डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो एक पीयर ग्रुप बेस्ड पे आप डेली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें भी हम GS3 कर रहे हैं, वो आंसर्स लिख के आप वहाँ पे भेज सकते हैं। आपको तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा, अच्छे से फ़ायदा मिल जाएगा। आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे अंत में कहना चाहूँगा, जैसा कि हर यूट्यूबर कहता है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप समझ जाते हो यार, वीडियो स्किप मारने लगते हो, बहुत होशियार बंदे तो हो आप। चलो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो, जो कमेंट में है वो करो, नहीं है तो मत करो, इच्छा आपकी। और वीडियो देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहो।